ये आपका आज का संपादकीय पाठ है और संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग सिविल सर्विस की बात कर लीजिए या फिर आप लोग स्टेट पीसीएस की बात करिए। और एक सामान्य जानकारी भी यहाँ से आपको मिल जाती है। नागरिकता कानून का बेतुका विरोध। अभी आप देख रहे हैं कि जो नया नागरिकता कानून आया हुआ है उसको लेकर बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं और विरोध करने वालों का अपने तरफ है और इसका जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके अपने तरफ हैं। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि आपको न्यूट्रल होकर देखना है, उसके पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट। तो आप देखिए, नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए पर अमल करते हुए 300 से अधिक लोगों को भारत की नागरिकता दे दी गई है। और जिस समय इस कानून पर संसद में ने मुहर लगाई थी उस समय कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने यह दुष्प्रचार किया था कि यदि इस कानून पर अमल हुआ तो देश के मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। और इस दुष्प्रचार के चलते दिल्ली सहित देश के अनेक हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए और दिल्ली में तो शाहीन बाग इलाके में व्यस्त सड़क को बाधित कर महीनों तक धरना दिया गया। और इसके कारण ही दिल्ली में भीषण दंगे हुए और इन दंगों में 50 से अधिक लोग मारे गए। और इन दंगों के कारण देश को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर थे और संभवतः सीए के खिलाफ हिंसक विरोध और उपद्रव के चलते ही सरकार ने उस पर अमल कुछ समय के लिए टाल दिया था। अंततः 2 महीने पहले इस कानून के नियम अधिसूचित कर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भारत आए लोगों को नागरिकता देने का रास्ता साफ किया गया। अब जब इन 3 देशों में प्रताड़ित हुए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना प्रारंभ कर दिया। अल्पसंख्यक लिखने की जगह हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध इस तरह के नाम दिए गए ना, उसी को लेकर बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया तुमने इसमें मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया। और अगर आप देखते हैं कि अल्पसंख्यक लिख देते ना, तो सभी आप देखते हैं कि जो पाकिस्तान है, ये देख लीजिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे कि ये आपको पाकिस्तान देखने को मिल जाएगा। ये है देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये है बांग्लादेश। तो ये आप देखते हैं कि मुस्लिम बहुल देश हैं, तो अल्पसंख्यक के रूप में ये हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई सब आ जाते तो परेशानी ना होती। मुस्लिमों को शामिल नहीं किया जा रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। और तब विरोधी दलों को इस पर विचार करना चाहिए कि इस कानून का विरोध करके उन्हें हासिल क्या हुआ। सीए में संशोधन इसलिए किया गया था ताकि इन तीनों देशों में धार्मिक कारणों से प्रताड़ित हो रहे और किसी तरह जान बचाकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनियों, ईसाइयों, पारसियों को भारत की नागरिकता दी जा रही। इन 6 धर्मों का उल्लेख किया गया है। इसमें हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैनी हैं और ईसाई हैं और पारसी हैं। मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। और जो सत्ता पक्ष है वो कह रही कि यहाँ आप देखते हैं कि अल्पसंख्यकों को परेशानी है, जो मुस्लिम बहुल देश हैं वहाँ मुस्लिमों को क्या परेशानी है। और मुस्लिमों को अगर नागरिकता लेनी है तो 1955 का कानून है ना, उसके तहत ले लें। और आप देखेंगे कि एक समय ऐसे लोगों को नागरिकता प्रदान करने की मांग खुद कांग्रेस के नेताओं ने संसद में की थी, लेकिन जब मोदी सरकार ने इसकी व्यवस्था की तो संकीर्ण राजनीतिक कारणों से कांग्रेस और अन्य दल उसके विरोध में खड़े हो गए। और इन दलों को देखना चाहिए कि जिन लोगों को नागरिकता दी गई उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। देश का कोई भी दल इससे अनजान नहीं है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में आप देखेंगे कि इन देशों में जो अल्पसंख्यक हैं उनको किस तरह प्रताड़ित किया जाता है। इस प्रताड़ना के चलते ही इन तीनों देशों में अल्पसंख्यकों की आबादी लगातार कम होती चली जा रही है। और इससे परिचित होने के बावजूद विपक्षी दलों ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर समाज में जानबूझकर भ्रांति फैलाने की कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने यह दलील दी कि जब एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लाया जाएगा तो उसमें ऐसी व्यवस्था की जाएगी और जिससे आप देखते हैं कि भारत के मुसलमानों की नागरिकता रद्द होने का खतरा पैदा होगा। हालांकि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में एनआरसी पर कोई कुछ नहीं कहा है। और लेकिन आप देखें, वह समय की मांग है। यह पता चलना ही चाहिए कि देश में कितने लोग अवैध रूप से रह रहे हैं अथवा नागरिकता विहीन है। भावी सरकार की एनआरसी पर काम करना चाहिए और ऐसा करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए कि सीए की तरह उसके खिलाफ दुष्प्रचार ना हो। एक बात आप लोगों को बता दूं कि जो नया संशोधन कानून आया हुआ है नागरिकता, इसके तहत 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले जो लोग भारत आए हुए हैं उन्हें नागरिकता देने की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, यहाँ से कहते हैं कि असम में 19-20 लाख लोग कहते हैं कि आ चुके हैं बाहरी अवैध रूप से। अब आप देखिए जो हिंदू होंगे, एनआरसी होगा, नेशनल किसकी बात कर रहा हूं मैं, नेशनल रजिस्टर
ऑफ सिटीजन की बात हो रही है, यानी कि भारतीयों का मालूम चलेगा कि ये भारतीय हैं और ये बाहरी हैं। एनआरसी लागू होगा तो आप देखते हैं कि अगर 19 लाख लोग पकड़े जाते हैं कि ये अवैध रूप से बसे हुए हैं यहाँ, तो जो नया कानून आया हुआ है उसके तहत इन 6 धर्मों के लोगों को, जिनमें आप देखिए हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं और पारसी हैं, इन लोगों को तो नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इसके तहत मुस्लिमों को नागरिकता नहीं मिलेगी, उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। यही चिंता जताई जा रही है। फिर बहुत सारे लोग जो पक्षकार हैं वो कह रहे हैं भाई हमारा भारत कोई धर्मशाला थोड़ी है। अब जो अवैध रूप से भारत में आ चुके हैं, घुस चुके हैं, उन्हें बाहर जाना चाहिए। तो इसी को लेकर विरोध हो रही है। एनआरसी अगर लागू नहीं होता है, एनआरसी की बात नहीं होती है और एनआरसी को नए नागरिकता संशोधन कानून से नहीं जोड़ा जाता है तो कोई परेशानी नहीं है। नया नागरिकता कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनने का काम करता है, ठीक है, देने का काम करता है। और जब इससे एनआरसी जुड़ जाता है तब परेशानी खड़ी होती है और मुस्लिम चिंता जताने लगते हैं, विपक्ष की पार्टियां चिंता जताने लगती हैं कि मुस्लिमों को इससे नुकसान होगा। लेकिन उन मुस्लिमों को होगा जो आप देखते हैं कि एक तरह से अवैध रूप से भारत में आ चुके हैं। विपक्षी दल यह देखने से इनकार कर रहे हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक प्रताड़ना के बाद किसी प्रकार भारत आ गए हैं। वे तो वहां के बहुसंख्यक के रवैये के कारण ही अपना देश छोड़कर आए हैं। और इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि बांग्लादेश से तमाम मुसलमानों ने किसी प्रताड़ना के कारण नहीं बल्कि बेहतर जीवन की आस में भारत में घुसपैठ की है। उनकी घुसपैठ के चलते पश्चिम बंगाल, असम और आप देखेंगे कि समेत पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों का सामाजिक ताना बाना बदल गया है। बांग्लादेश से आए घुसपैठियों ने तो आप देखिए अनुचित तरीके से मतदाता पहचान पत्र समेत अन्य पहचान पत्र हासिल कर लिए। कुछ दल इन घुसपैठियों को अपने वोट बैंक की तरह देखते हैं। इसी कारण वे सीए का विरोध करने में लगे हुए हैं। जब भारत का विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में हिंदुओं एवं अन्य अल्पसंख्यकों की आबादी 25% से अधिक थी। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से टूटकर अलग हुआ तो हिंदुओं की एक बड़ी आबादी बांग्लादेश में रह रही थी। आज पाकिस्तान में मुश्किल से 1.5-2% हिंदू बचे हैं और बांग्लादेश में आप देखिए 7-8%। पाकिस्तान और बांग्लादेश यह बता सकने की स्थिति में नहीं है कि शेष हिंदू कहाँ गए। स्पष्ट है कि या तो उनका जबरन मतांतरण कराया गया या फिर भी प्रताड़ना के चलते पलायन को विवश हो गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो स्थिति हिंदुओं की है वही अन्य अल्पसंख्यकों की भी है। और आप देखिए अफगानिस्तान का तो और भी बुरा हाल है। अब वहाँ मुश्किल से 1-2 दर्जन ही हिंदू सिख बचे हुए हैं। इन तीनों देशों के जो अल्पसंख्यक 2014 के पहले भारत आए थे उन्हें ही सीए के तहत नागरिकता दी जा रही है। समझना कठिन है कि इससे गलत क्या है। इन शरणार्थियों को नागरिकता देकर भारत अपने नैतिक दायित्व को ही पूरा कर रहा है। यह एक ऐसी मानवीय पहल है जिसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ दल अभी भी विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि इन तीनों देशों के बहुसंख्यक यानी कि मुसलमानों को भी नागरिकता देने की व्यवस्था की जाए। निस्संदेह एक समय भारत सबको शरण देता था, लेकिन आज वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता है। भारत सबके लिए शरण स्थली नहीं बन सकता है क्योंकि वह विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन चुका है और उसके संसाधनों आप देखते हैं कि उसके संसाधनों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। म्यांमार से जो रोहिंग्या अवैध तरीके से भारत आए हैं वे जहां भी जा रहे हैं, जहां भी रह रहे हैं वहां कानून एवं व्यवस्था के लिए समस्या बन रही है। भारत अपने सामाजिक ताने बाने के छिन्न भिन्न होने का खतरा मोल नहीं ले सकता। और तब तो बिल्कुल आप देखिए, तब तो बिल्कुल भी नहीं है जब एक साजिश के तहत घुसपैठ कराई जा रही है। और इससे बुरी बात और कोई नहीं है कि लोकसभा चुनाव के मौके पर विभिन्न दलों ने अपने जो घोषणा पत्र जारी किए उसमें से वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस ने नागरिकता संशोधन कानून खत्म करने का वादा किया। और आप देखेंगे कि इनके दबाव में आकर कांग्रेस भी कह रही है कि वह भी सत्ता में आई तो इस कानून को खत्म करेगी। यह सस्ती राजनीति ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जान बचाकर भारत आए और शरणार्थियों के रूप में रह रहे लोगों के साथ की जाने वाली निर्दयता भी है एक तरह से। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा और आपकी राय मायने भी रखती है। एक आदत जमानत की चाहे, वह जानते हैं कि जमानत का सिलसिला कायम है, आज नहीं तो कल मिलेगी, कुछ नहीं तो सशर्त तो मिल ही जाएगी। ये हास्य बैंक कसा जा रहा है, देख सकते हैं। एक तो हम देखते हैं कि अंतरिम जमानत सुनते होंगे आप लोग, एक कुछ समय के लिए मिलती है, एक पूर्ण जमानत होती है, एक अग्रिम जमानत होती है। वो गिरफ्तारी से पहले ही जमानत मिल जाती है। मूवियों में आप लोग देखते हो ना, किसी की गिरफ्तारी होती है और कोई वकील आ जाता है, लीजिए ये है अग्रिम जमानत।
पिछले 6 लोकसभा चुनाव में श्रीनगर, कश्मीर में मतदान प्रतिशत देख सकते हैं आप लोग, बड़ा है। 2024 में अभी 39% हुआ है, चुनाव आयोग कह रहा है। 11.93%, 2000 कब 1999 में, 2004 में 18.27%, 2009 में आप देखिए 25.55%, 2014 में 25.86%, 2019 में 14.43% और 2024 में 39.00%। ये आप देखते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटाने के बाद उसे जो विशेष शक्तियां एक तरह से मिली हुई थी, अधिकार मिले हुए थे, उन्हें हटाने के बाद क्या फायदा हुआ है, तो फायदों में एक ये भी जोड़ सकते हैं कि हाँ, लोगों का भरोसा भी जुड़ रहा है, लोग वोट भी कर रहे हैं। वरना आप सोचिए, मान लीजिए कि 100 वोटर हों कहीं किसी लोकसभा क्षेत्र में, उसमें से आप देखिए 11-12 लोग वोट कर रहे हैं, उसी के आधार पर चुनाव तय हो जा रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 88 लोग वोट ही नहीं डालने जा रहे हैं, चुनाव में भाग ही नहीं ले रहे हैं। लोकसभा की बात करें तो 543 सीटें हैं लोकसभा में। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल कर दिया गया था। और चुनाव की बात करें तो चुनाव आयोग की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल करता है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं, 2011 में पहली बार मनाया गया था। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बता दीजिए। संतुष्टि, जब विधाता ने जीवों की सृष्टि की तो उनके भरण पोषण के लिए भी विविध प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण किया। ये असीमित तो नहीं किंतु प्रचुर अवश्य है। इनके सदुपयोग से सभी प्राणियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हमेशा होती रहेगी। गांधी जी का वो वक्तव्य आपको याद होगा ना, कोट, और यही आप लोग जब निबंध लिख रहे हैं तो उसमें आप उपयोग कर सकते हैं कि हमारी प्रकृति के पास इतने संसाधन हैं कि सभी की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, लेकिन लालची लोगों की जरूरतें पूरी कभी नहीं हो सकती हैं और इन पर समान रूपेण सभी का अधिकार है। नील विवेक से मनुष्य इनकी सहायता से आत्म कल्याणार्थ विविध पदार्थों का निर्माण कर सकता है। विकास का यह क्रम अनंत काल से चलता रहा है। यह कि भी इसमें विधाता का कोई हस्तक्षेप नहीं है, फिर भी संसार में ऊंच नीच का भेद दृष्टिगोचर होता है। संतुष्टि का अभाव इसका प्रमुख कारण है। इसलिए मनुष्य द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग और अनुचित दोहन किया जाता है तथा समाज में आवश्यकता से अधिक धनादि पदार्थों के संग्रह की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। और संतुष्टि का कामनाओं के साथ गहरा संबंध है। जब किसी व्यक्ति की कामनाएं अनंत हो जाती हैं तो इससे दुनिया में असंतोष बढ़ता है और असमानता भी। प्रकृति के प्रचुर संसाधन में भी कम पड़ जाते हैं। संतुष्टि ही मनुष्य की बढ़ती कामनाओं के नियंत्रण का उपयुक्त निदान है। बिनु संतोष न काम न साही कहकर गोस्वामी तुलसीदास जी इसकी पुष्टि की है। किंतु कामनाओं पर लगाम तब तक नहीं लगाई जा सकती है जब तक कि संतुष्टि का पैमाना निश्चित नहीं होता है। यह पैमाना सभी लोगों का अलग अलग होता है। कोई थोड़े में ही संतुष्ट हो जाता है तो कोई बहुत पाकर भी नहीं। इसलिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि सफलता का पैमाना तो दूसरे तय करते हैं किंतु संतुष्टि का पैमाना स्वयं तय करना होता है। इसलिए विवेकशील व्यक्ति दूसरे की जरूरतों को ध्यान में रखकर अपनी संतुष्टि का पैमाना तय करते हैं। जबकि संतुष्टि का यह भाव सभी में आ जाता है तब समतामूलक समाज की स्थापना होती है और सर्वे भवन्तु सुखिन का मंत्र सफल होता है। अब आप देखिए, जिन लोगों में संतुष्टि नहीं है वो सब कुछ पाकर भी दुखी है, उनकी लालसा कम ही नहीं हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि जरूरतें कभी खत्म नहीं होती हैं, ये बात जान लीजिए। इसमें अच्छा कॉलम लिखा जा रहा है। जब आप लोग कहीं निबंध लिखते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं तो इसका उल्लेख कर सकते हैं, बता सकते हैं। विभाजनकारी राजनीति, तो पहले भी विवादों में रहे कांग्रेस के नेता सुखपाल खेहरा ने जिस तरह यह कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग पंजाब पर कब्जा करना चाहते हैं, वह विभाजनकारी राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। और यूपी बिहार के लोग तो पंजाब की समृद्धि में सहायक बन रहे हैं, लेकिन यह बात विभाजनकारी मानसिकता वाले लोग नहीं समझ सकते हैं। आमतौर पर इस तरह की विभाजनकारी और वैमनस्य पैदा करने वाली राजनीति छोटे और क्षेत्रीय दल करते रहे। इस तरह ही की राजनीति देश के कई हिस्सों में समय पर देखने को मिली है। महाराष्ट्र देख लीजिए, ऐसी राजनीति करने वालों को सफलता नहीं मिली है। मजबूरी में उन्हें अपना रवैया बदलना पड़ा। इसका उदाहरण शिवसेना है। एक समय आप देखें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी दूसरे राज्यों के लोगों के खिलाफ नफरत पैदा करने की राजनीति की, लेकिन वह बुरी तरह नाकाम रही। यह आश्चर्यजनक है कि अब
कांग्रेस के नेता भी क्षेत्रीय दलों जैसी भाषा बोलने लगे हैं। इस तरह की भाषा यही बताती है कि किस तरह कांग्रेस का वैचारिक रूप से भटकाव बढ़ता चला जा रहा है एक तरह से। और निसंदेह बात केवल संगरूर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी सुखपाल सिंह खैरा की ही नहीं है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उस समय पहले कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं ने किस तरह उत्तर दक्षिण के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की थी। पहले यही काम तमिलनाडु के क्षेत्रीय दलों के नेताओं करते थे, लेकिन ऐसा लगता कांग्रेस को भी उनकी राजनीति रास आने लगी है। और पिछले कुछ समय से राहुल गांधी जिस तरह जाति जनगणना पर जोर देने में लगे हैं वो, और जगह जगह जाकर आप देखेंगे कि यह पूछ रहे हैं कि अमुक अमुक संस्थाओं एवं पदों में किस जाति के कितने लोग हैं। वह भी एक तरह की विभाजनकारी राजनीति है। जाति जनगणना की मांग करके राहुल गांधी विभिन्न जातियों के बीच खाई चौड़ी करने का ही काम कर रहे हैं। वह केवल यही सीमित नहीं है, बल्कि अमीरों को खलनायक करार देकर उन्हें गरीबों का शत्रु साबित करने में लगे हुए हैं। वह यह बुनियादी बात समझने को तैयार नहीं कि अमीरों को गाली देकर और उन्हें लांछित करके वह उद्यमशीलता पर प्रहार ही कर रहे हैं। राहुल गांधी संपत्ति का सर्वे करने की बात कर रहे हैं, और उसके पीछे भी अमीरों और गरीबों के बीच के विभाजन पैदा करने, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ करना है। और कांग्रेस ने यही काम सेकुलरिज्म के नाम पर अल्पसंख्यकों को पोषित किया था। गरीबों के हितों की बात करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा करते हुए कारोबारियों को उनकी शोषक बताना वह वामपंथी विचार है, जो हर तरह विनाशकारी हुई साबित हुआ है। ऐसा लगता है कि वामपंथियों की संगत में आकर कांग्रेस यह देखने समझने में नाकाम है कि देश में वाम दलों की कैसी दुर्दशा हुई है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए इसमें कि सबके अपने अपने देखिए विजन है, सबके अपने अपने पक्ष विपक्ष भी हैं। अब जातिगत जनगणना को लेकर बहुत सारे लोग सपोर्ट में हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका जाति आधारित जनगणना हुई तो दो जातियों के बीच बेमनस्ता बढ़ेगी कि हमारी जाति इतनी, हमारी जाति अपनी, एक तरह से दुश्मनी बढ़ेगी, पितीय स्पर्धा हो गई उनमें। और जो लोग इसके पक्षकार हैं वो कहते हैं कि जब पशुओं की जनगणना हो सकती है तो इंसानों की क्यों नहीं हो सकती है। जातियों की जनगणना होनी चाहिए, और इससे क्या रहेगा कि उनकी जाति की सही संख्या मालूम चलेगा, उनका प्रतिनिधित्व भी उन्हें मिलेगा, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके लिए कौन सी योजनाओं की जरूरत है, ये भी पूरा हो पाएगा। तो सही जनसंख्या मालूम तो होनी चाहिए। और देखिए 1931 में अंतिम बार जारी हुए थे आंकड़े इसके। और जनगणना की बात करें तो 1872 में शुरू हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। 1881 से नियमित जनगणना शुरू हुई थी लॉर्ड रिपन के समय से। हर 10 साल में होती है ना। यह आलम ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलम गिरफ्तार किए गए हैं। संयुक्त से झारखंड बनने के बाद राज्य में ग्रामीण विकास मंत्री की कुर्सी संभालने वाले आलमगीर तीसरे नेता हैं जिन्हें जेल जाना पड़ा। इससे पहले मंत्री रहे एनोस एक्का और हरिनारायण राय भी जेल जा चुके हैं। इससे साफ है कि राज्य में ग्रामीण विकास विभाग का आलम क्या है। इस विभाग में सत्ता और मंत्रियों की छाव में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के कारण ही गांव की अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है, और भारत के गांव के विकास की राशि मंत्रियों, अधिकारियों, अभियंताओं की जेब में जा रही है। राज्य में जिस तरह से भ्रष्टाचार के एक के बाद दूसरे बड़े मामले सामने आते रहे हैं, इससे यहाँ के लोग शर्मिंदा होते हैं। जनता यह देख स्वयं को ठगा हुआ महसूस करती है। और आप देखिए टेंडर में कमीशन का खेल हो या फिर सेना की जमीन की फर्जी कागज बनाकर बेचना का मामला हो, ये सब घोटाले झारखंड में हो रहे हैं। जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं वह चौंकाने वाली है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं एक पूर्व मंत्री जेल में हैं, 2 आईएएस अधिकारी जेल में हैं। यह प्रशासनिक व्यवस्था की असफलता का प्रतीक है। बेलगाम होते भ्रष्टाचारियों पर निचले स्तर से निगरानी की व्यवस्था फेल हो रही है, और इसी वजह से मामला लंबे समय तक दबा रहता है। अब समय आ गया है कि राज्य व्यवस्था को इसके लिए कठोर नियामक बनाना चाहिए। भ्रष्टाचार करने वालों को कड़ी सजा देकर इस प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सकती है। भ्रष्टाचारियों से मिले पैसे को गरीबों की भलाई में उपयोग में लाया जाना चाहिए। और आप देखिए झारखंड गरीब राज्य है, लेकिन यहाँ के जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, वो माला माल हैं। एआई के छलपूर्वक व्यवहार से चिंता। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो रही है। इस पर एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा, ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इससे। दुनिया में एआई की प्रगति नए खतरे भी पैदा कर रही है। अनेक शोधकर्ता इस बात से चिंतित हैं कि एआई सिस्टम छलपूर्वक व्यवहार में शामिल हो सकते हैं और जिसके गंभीर सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं। उनका मानना है कि इन जोखिमों से निपटने के लिए प्रभावी नियामक उपायों की आवश्यकता है। अनेक एआई सिस्टम पहले ही सीख चुके हैं कि इंसानों को कैसे धोखा देना है, और इनमें वे सिस्टम भी शामिल हैं जिन्हें मददगार और ईमानदार रहने के लिए डिजाइन किया गया। हाल में पैटर्न्स पत्रिका में प्रकाशित एक लेख में शोधकर्ताओं ने एआई के धोखे के खतरों पर विस्तार से प्रकाश डाला है, और सरकारों ने
इस जोखिमों को कम करने के लिए जल्द से जल्द कड़े नियम बनाने का आग्रह भी किया है। एआई का छलपूर्वक व्यवहार इसलिए पैदा होता है क्योंकि धोखे पर आधारित रणनीति एआई के प्रशिक्षण कार्य में अच्छा प्रदर्शन करने का सबसे अच्छा तरीका साबित हुई है। धोखा उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। शोधकर्ताओं ने अपने विश्लेषण में एआई के धोखे का जो स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया हुआ है मेटा का सिसरो है। यह एआई सिस्टम है जिसे डिप्लोमेसी गेम खेलने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक विश्व विजन गेम है जिसमें गठबंधन बनाना शामिल है। भले ही मेटा का दावा है कि उससे सिसरो की को काफी हद तक ईमानदार और मददगार होने के लिए प्रशिक्षित किया है, कंपनी ने अपने साइंस पेपर के साथ जो डाटा प्रकाशित किया उसमें पता चला कि सिसरो ने निष्पक्षता से काम नहीं किया। शोधकर्ताओं ने पाया कि मेटा के एआई ने धोखे में माहिर होना सीख लिया है। सिसरो को आप देखते हैं एक से अधिक गेम खेलने वाली शीर्ष 10% मानव खिलाड़ियों में रखा गया है, लेकिन मेटा अपने एआई को ईमानदारी से जीतने के लिए प्रशिक्षित करने में विफल रहा और अन्य एआई सिस्टम से ने टेक्सास होल्ड एम पोकर के खेल में झांसा देकर और इसका स्टार क्राफ्ट गेम में विरोधियों को हराने के लिए नकली हमले की क्षमता का प्रदर्शन किया। शोधकर्ताओं ने पाया कि कुछ एआई सिस्टम ने अपनी सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किए गए परीक्षणों को धोखा देना भी सीख लिया है। और विशेषज्ञों का कहना है कि मानव डेवलपर्स और नियामकों द्वारा निर्धारित सुरक्षा परीक्षणों को धोखा देकर कोई भी छलपूर्ण एआई सिस्टम मनुष्यों को सुरक्षा का झूठा भरोसा दिला सकता है। छलपूर्ण एआई कुत्सित इरादों वाले लोगों के लिए धोखाधड़ी करना और चुनाव में छेड़छाड़ करना आसान बना सकती है। अंततः यदि यह सिस्टम अपने इस कौशल को परिष्कृत करते हैं तो मनुष्य उन पर नियंत्रण खो सकते हैं। यहाँ भी टिप्पणियां रहती हैं, देख सकते हैं। आज संडे रविवार है ना, तो कम ही रहते हैं। आप देखते हैं कि काम के आर्टिकल्स, एडिटोरियल पढ़ना हो तो ये सब पढ़ सकते हैं। राजनीति की बातें हो रही हैं, ये किताबें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आज रात 9 बजे लाइव आकर जुड़ेंगे, तो आपके जो भी सवाल हों, सुझाव हों तो आप लोग ज़रूर आकर बताइएगा। धन्यवाद।